नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राजवंशों और राजाओं के वीडियो के द्वितीय भाग की। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। पिछले भाग में आपने भारतवर्ष के कई सारे राजवंशों के बारे में जाना। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कुछ और प्रमुख राजाओं और राजवंशों के बारे में। वाकाटक भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिन्होंने 3री शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक शासन किया था। इसका शासन मध्य प्रदेश के अधिकांश भूभाग और प्राचीन बरार पर था। संभवतः विंध्य पर्वतीय पर शासन करने के कारण इनके प्रथम राजा को विंध्य शक्ति की पदवी दी गई थी। वाकाटक वंश के अधिकतर शासक शैव धर्म के शिष्य थे। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। करीब 4वीं शताब्दी में कांचीपुरम में यह राज्य स्थापित हुआ और लगभग 600 वर्षों तक तमिल क्षेत्रों में यह बना रहा। गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया। इतिहासकार इस काल को भारत का स्वर्ण युग मानते हैं। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को ही जाता है। इस वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। कला, विज्ञान और साहित्य ने गुप्त काल में अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की। इस काल में भारत ने मंदिर, वास्तुकला और मूर्तिकला के उत्कृष्ट काल में प्रवेश किया था। पूर्वी गंग वंश भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिंदू राजवंश था। इन्होंने कलिंग को अपनी राजधानी बनाया। इनके राज्य के अंतर्गत उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी राज्य आते थे। 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक इनका शासन रहा। पूर्वी गंग वंश के शासक कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। पुष्यभूति राजवंश, जिसे वर्धन राजवंश या हर्ष का साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत पर शासन किया। इसका साम्राज्य उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्से में था और पूर्व में कामरूप से दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। चालुक्य राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था जिसकी राजधानी बादामी थी। अपने विस्तार के समय यह संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, तटीय दक्षिणी गुजरात और पश्चिमी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। चालुक्यों की सेना संगठित और शक्तिशाली थी। पुलकेशिन इस वंश का प्रथम वास्तविक शासक था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन और मध्यकालीन दौर में साम्राज्य स्थापित करने वाला एक राजवंश था जिसके शासकों ने मध्य उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर 8वीं से 11वीं सदी तक शासन किया। नागभट्ट को एक संगठित साम्राज्य के रूप में इसे स्थापित करने का श्रेय जाता है। गुर्जर प्रतिहार विशेषतः शिल्पकला के लिए जाने जाते हैं। इस शैली का उत्कर्ष हमें खजुराहो के मंदिरों में देखने को मिलता है। कारकोट कश्मीर का एक राजवंश था जिसने गोनंद वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाया। पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। गोनंद वंश का अंतिम नरेश बालादित्य ने अपनी कन्या का विवाह दुर्लभवर्धन से किया था जिसने कारकोट वंश की स्थापना की थी। अंतिम नरेश उत्पलापीड़ को राजच्युत करके मंत्री ने अवंतिवर्मन को गद्दी पर बिठाया और इस प्रकार इस वंश का अंत हुआ। सिंध प्राचीन भारत का एक राज्य था जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यह राजवंश सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र था। वर्तमान में यह आधुनिक पाकिस्तान का एक प्रांत है। राजा दाहिर सिंध के अंतिम हिंदू राजा थे। चौहान वंश एक भारतीय राजवंश था जिसके शासकों ने वर्तमान राजस्थान, गुजरात और आसपास के क्षेत्रों पर 7वीं से 12वीं शताब्दी पर शासन किया। चौहानों ने मूल रूप से शाकंभरी में अपनी राजधानी बनाई थी। इस राजवंश का संस्थापक राजा वासुदेव चौहान को माना जाता है। राष्ट्रकूट दक्षिण, मध्य और उत्तरी भारत के एक बड़े भूभाग पर राज करने वाला एक राजवंश था। सत्ता के उच्चतम शिखर पर उनका साम्राज्य उत्तर में गंगा और यमुना के दोआब से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक था। प्रारंभ में इस राजवंश के शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में यह राजवंश जैन धर्म के प्रभाव में आ गया था। इनकी वास्तुकला के योगदानों में एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं इत्यादि शामिल हैं। तोमर उत्तर पश्चिम भारत का एक राजवंश था। इनके लोग उत्तरी भारत के जाट, गुर्जर और राजपूत समुदायों में पाए जाते हैं। तोमर वंश चंद्रवंशी होने का दावा करता है। माना जाता है कि वे परीक्षित के माध्यम से पांडव अर्जुन के वंशज थे। अनंगपाल तोमर को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। चंदेलों ने लगभग 9वीं से 15वीं शताब्दी तक बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्रों में शासन किया। इनके द्वारा शासित क्षेत्रों को जेजाक भुक्ति,
या जुझौती के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें राजपूतों का ही एक वंश माना जाता है। कलचुरी राजवंश एक शक्तिशाली भारतीय क्षत्रिय राजवंश था जिसने मध्य भारत पर शासन किया। इनकी दो शाखाएं थीं। प्रारंभिक शासकों को माहिष्मती का कलचुरी राजवंश कहा जाता था और बाद के शासकों को त्रिपुरी का कलचुरी राजवंश कहा जाता था। अहोम राजवंश ने वर्तमान असम के कुछ भागों पर लगभग 600 वर्षों तक राज किया था। विजयनगर साम्राज्य भारत के डेक्कन क्षेत्र में स्थित था, जिसे 1336 में संगमा राजवंश के दो भाई हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय साहित्य के इतिहास में विजयनगर राज्य का अमूल्य महत्व है। इसी शासन में वेदों पर भाष्य लिखा गया और संस्कृत साहित्य की अमूल्य पुस्तकें लिखी गईं। इस साम्राज्य के विरासत के तौर पर हमें संपूर्ण दक्षिण भारत में स्मारक मिलते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हम्पी के हैं। चोग्याल सिक्किम और लद्दाख के राजा हुआ करते थे, जो नामग्याल राजवंश के अलग अलग शाखाओं में शासन करते थे। चोग्याल 1642 से 1975 के बीच सिक्किम के पूर्ण महाराजा हुआ करते थे। मराठा साम्राज्य 17वीं शताब्दी में दक्षिण एशिया के एक बड़े भूभाग पर अपना प्रभुत्व रखता था। औपचारिक रूप से 1674 से छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ अस्तित्व में आया और 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध तक बना रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण पाने से पहले अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल शासन को समाप्त करने का श्रेय मराठाओं को दिया जाता है। तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और भूमि आधारित किलेबंदी इनकी रणनीति और सैन्य क्षमता के महत्वपूर्ण पहलू थे। त्रावणकोर साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिणी छोर पर स्थित था। इस राजवंश ने आधुनिक केरल के अधिकांश दक्षिणी हिस्सों जैसे इडुक्की, कोट्टायम, अलप्पुझा, पथनमथिट्टा, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और तमिलनाडु के कन्याकुमारी और तेनकाशी के हिस्सों पर शासन किया। त्रावणकोर द्वारा डच साम्राज्य की हार को एशिया का एक संगठित शक्ति का पहला उदाहरण माना जाता है, जिसने यूरोपीय सैन्य शक्ति पर विजय पाई। सिख साम्राज्य का उदय 19वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में एक ताकतवर महाशक्ति के रूप में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में उसने अपने आप को एक श्रेष्ठ महानायक के रूप में स्थापित किया। अपने चरमोत्कर्ष पर यह पश्चिम में खैबर दर्रे से पूर्व में पश्चिमी तिब्बत तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी सिंध तक फैला हुआ था। डोगरा राजवंश उत्तर भारत का एक राजवंश था, जिसकी स्थापना महाराजा गुलाब सिंह ने की थी। 1947 तक जम्मू और कश्मीर पर डोगरा शासकों का शासन रहा। इसके अलावा कई सारे और राजवंश भी हुए, जिन्होंने अलग अलग समय पर भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस की समय पर जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।